हेलो एवरीवन। तो बेटा लास्ट क्लास में अगर एक तरीके से देखा जाए तो हमने इंडिविजुअली जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस को जो है समझ लिया था, फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, nth ऑर्डर, है ना। और हम लोगों ने कुछ कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस भी सीख लिए थे, कॉम्प्लेक्स वेज ऑफ राइटिंग अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन, सिक्वेंशियल रिएक्शन, और ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कर ली थी। ठीक है, अब फाइनली हमें जो करना था वहाँ तक हम पहुँच गए। अब हम लोग एक पर्टिकुलर टॉपिक लेके आ रहे हैं, वो ये है कि अभी तक आप क्या कर रहे थे। अभी तक आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पता होता था एंड देन यू यूज टू फाइंड द कॉन्सेंट्रेशन, टाइम या रेट कांस्टेंट, लाइक दिस, ऐसा कर रहे थे हम, है ना। तभी हम कॉन्सेंट्रेशन, रेट कांस्टेंट, टाइम, इन सब के बीच का रिलेशनशिप चेक कर रहे थे फॉर पर्टिकुलर ऑर्डर। मतलब ऑर्डर अगर मुझे पता है तो नाउ व्हाट वी आर डूइंग इज कि हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है विद द गिवन डाटा। सो नाउ टुडे टॉपिक इज हाउ टू फाइंड और द वेज टू फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड करने के क्या तरीके हैं, किन किन तरीके से आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को बता सकते हो। उसमें से बेटा पहला तरीका है इनिशियल रेट मेथड। इसको मैं एक क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगी। ये क्वेश्चन मैंने पहले से ही बोर्ड पे लिख कर रखा हुआ है और ये वाला मेथड जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चे। आप देखेंगे अब जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे केमिकल काइनेटिक्स के, यू विल ऑब्जर्व कि मोस्ट ऑफ द इसके अंदर जो प्रॉब्लम है वो सारे के सारी प्रॉब्लम्स आधे से ज़्यादा इनिशियल रेट मेथड के ऊपर ही होती है, राइट। खासकर ये स्कूल एग्जाम्स में इनिशियल रेट मेथड काफ़ी पूछा जाता है। तो इनिशियल रेट मेथड है क्या? इनिशियल रेट मेथड में वो लोग क्या करते हैं, वो सेवरल ऑब्जर्वेशंस इकट्ठी करते हैं। कोई एक पर्टिकुलर रिएक्शन हो रहा है, लेट्स से NO और Cl2 के बीच में, तो NO की कुछ कॉन्सेंट्रेशंस मेरे पास है, Cl2 की कुछ कॉन्सेंट्रेशंस है, और इन कॉन्सेंट्रेशन जब मैंने रखी तो उनके लिए रेट क्या था वो मेरे पास प्रेजेंट है। मुझे इस रिएक्शन में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पता करना है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं रेट लॉ लिखूं तो रेट जो होगा रिएक्शन का वो होगा K टाइम्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO रेज टू पावर अल्फा एंड Cl2 रेज टू पावर बीटा, राइट। तो इस तरीके से जो है हम रिप्रेजेंट करते हैं। ऑर्डर मुझे निकालना है अल्फा और बीटा, तो मैं क्या करूंगी, एक एक करके वैल्यूज सेलेक्ट करूंगी। पहले आप ये वाली दो ऑब्जर्वेशन देखिए। इसमें आप देखेंगे आपने NO की कॉन्सेंट्रेशन सेम रखी है बट Cl2 की बदली है ना, और उस हिसाब से रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो गया। तो अगर मैं रेट की बात करूं, रेट है 1.2 इंटू 10⁻⁻⁴, तो तब NO की कॉन्सेंट्रेशन 0.010 थी रेज टू पावर अल्फा और Cl2 की भी 0.010 थी रेज टू पावर बीटा, ठीक। जब मेरा रेट 2.4 हो गया उस टाइम पे NO की कॉन्सेंट्रेशन तो सेम ही रखी गई है पर इसकी बढ़ा दी गई थी, है ना, डबल कर दी गई थी। तो अगर सपोज इन दोनों का आप रेशियो निकालोगे तो देखिए आपको क्या मिलेगा। जब आप रेशियो निकालोगे तो आप ऑब्जर्व करोगे ये एग्जैक्टली डबल है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे हाफ आ गया। अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन से डिवाइड करूं तो 1/2 आ गया, ये कैंसिल, यहाँ पे भी आएगा 1/2 रेज टू पावर बीटा, एंड यू गेट टू नो कि बीटा का वैल्यू क्या आ गया बेटा 1। यहाँ तक बात क्लियर हुई सबको। सिमिलरली अगर अब मैं थर्ड ऑब्जर्वेशन को देखती हूँ, थर्ड में आप देखिए, अब मैं सेकेंड और थर्ड को ले रही हूँ। इंस्टेड ऑफ टेकिंग 1 एंड थर्ड मैं सेकेंड और थर्ड को लूंगी। क्यों? क्योंकि सेकेंड और थर्ड में आप देखेंगे Cl2 का कॉन्सेंट्रेशन सेम है, सिर्फ NO की चेंज हुई है ना। तो अगर अब मैंने यहाँ पे कंसीडर करा था फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, यहां मैं कंसीडर कर रही हूं सेकेंड एंड थर्ड। तो सेकेंड एंड थर्ड के लिए अगेन रेट जो हो गया मेरा हो गया K टाइम्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO रेज टू पावर अल्फा, Cl2 रेज टू पावर बीटा। बीटा का वैल्यू मुझे पता चल चुका है 1, ठीक है। तो रेट क्या है 2.4 इंटू 10 रेज टू पावर -4 इज इक्वल टू K। NO का कॉन्सेंट्रेशन है बेटा 0.210, अल्फा Cl2 0.020, और ये हो गया 9.6 इंटू 10 रेज टू पावर -4, जब ये हो गया 0.020 अल्फा और ये भी हो गया 0.020। नाउ इफ आई अगेन टेक 2/3, तो अब यहाँ देखिए ये 4 और यहाँ 96, तो बेसिकली 4 से गए तो 1/4 हो गया लेफ्ट हैंड साइड पे। ये हो गया आपका डिवाइड करके 1/2 रेज टू पावर अल्फा, और ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप निकालेंगे अल्फा का वैल्यू क्या आ गया बेटा 2। दैट मीन्स ये पर्टिकुलर जो रिएक्शन है ये NO के रिस्पेक्ट में सेकेंड ऑर्डर है और Cl2 के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है, और टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा बेटा 2 + 1 3। बोली बात क्लियर हुई? इसको बोलते हैं इनिशियल रेट मेथड। इसमें बस आपको ये देखना होता है कि एक से ज्यादा ऑब्जर्वेशन आपके पास है तो आप दो दो करके ऑब्जर्वेशंस लीजिए, अल्फा और बीटा आपको निकालना है।
तो इस तरीके से दो सेलेक्ट करिए कि या तो एक बार कॉन्सेंट्रेशन ए की चेंज हो रही हो, बी की ना हो रही हो, फिर बी की चेंज हो रही हो, ए की ना हो रही हो, मतलब ए की चेंज हो रही है एक बार, बी की ना हो रही हो, बी की हो और ए की ना हो। बात क्लियर हुई? इस तरीके से इनिशियल रेट मेथड के थ्रू जो है आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को प्रिडिक्ट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू इंडिविजुअल रिएक्टेंट्स। यहां तक बात क्लियर हुई बेटा? ये है फर्स्ट तरीका, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड तरीका। व्हाट इज द सेकंड वे ऑफ कैलकुलेटिंग द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? सेकेंड वे इज कैलकुलेटिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इंटीग्रेटेड रेट लॉ। ये ऑलरेडी आपको पता ही है कि अगर आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है तो आप इंटीग्रेटेड रेट लॉ के थ्रू भी निकाल सकते हैं। कैसे? इंटीग्रेटेड रेट लॉ का मैं ग्राफिकल पोर्शन एनालाइज करना चाहूंगी। फॉर एग्जाम्पल मुझे दे दिया गया कि टी हाफ वर्सेस ए नॉट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का ग्राफ इस तरीके से आ रहा है। बताइए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ से आपको पता है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ लाइफ जो होती है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन की इंडिपेंडेंट होती है। मतलब क्लियरली हो गया ये रिएक्शन क्या है? फर्स्ट ऑर्डर। समझ आई बात? तो इस तरीके से अगर मेरे पास ग्राफ्स प्रेजेंट हो, जैसे मैंने आपको दे दिया dx बाई dt वर्सेस a माइनस एक्स के साथ, और ये ग्राफ लेट्स से स्ट्रेट लाइन आ रहा है, तो a के साथ dx बाई dt मतलब अगेन ये रिएक्शन क्या हो गया बेटा आपका? फर्स्ट ऑर्डर। वहीं पे अगर मैं लिख दूं dx बाई dt वर्सेस a माइनस एक्स, इट्स लाइक दिस, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए पे रेट डिपेंड ही नहीं कर रहा, दैट मीन्स दिस इज जीरो ऑर्डर, है ना। सिमिलरली अगर मैं आपको दे दूं टी हाफ वर्सेस ए नॉट एंड इट इज दिस, दैट मीन्स ए नॉट का कॉन्सेंट्रेशन जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है आपका हाफ लाइफ धीरे धीरे क्या होता जा रहा है? डिक्रीज होता जा रहा है। दैट मीन्स दिस इज समवॉट नोन एज योर सेकेंड ऑर्डर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन आपको पता है टी हाफ लाइफ और ए नॉट क्या होते हैं? एक दूसरे के साथ इनवर्सली रिलेटेड प्रेजेंट होते हैं, है ना। तो इस तरीके से आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन प्रेडिक्ट कर सकते हो अगर आपको इंटीग्रेटेड रेट लॉ पता है और आपके पास ग्राफ्स जो है वो प्रेजेंट है। यहां तक बात क्लियर हुई बेटा? ठीक। नाउ दिस इज द सेकेंड मेथड एंड द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड is a half-life method. Now what is this half-life method? Basically आपको ये पता है कि T half-life इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन रेज़्ड टू पावर 1 माइनस n के साथ जो होती है प्रोपोर्शनल होती है, ये हमें पता है सबको। Now let's say आपको टी हाफ वर्सेस ए नॉट का ग्राफ दे दिया गया हो। इस केस में आप देखेंगे ए और टी हाफ का जो है इनवर्स रिलेशनशिप है, दैट मींस दिस हैज टू बी अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, राइट। सो ऑन द बेसिस ऑफ दीज ग्राफ्स अगर आपको इंटीग्रेटेड रेट लॉ पता है तो आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है प्रेडिक्ट कर सकते। क्लियर होगी बात? चलिए लेट्स नाउ टॉक अबाउट द थर्ड वे। थर्ड वे इज एक्चुअली नोन एज हाफ लाइफ मेथड, और ये मेथड जो है बेटा काफी इंपॉर्टेंट जो है वो माना जाता है। बेसिकली इसके अंदर क्या है, इसमें आपको ये पता है कि टी हाफ लाइफ जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस रेज़्ड टू पावर 1 माइनस n, है ना। तो लेट्स से मुझे डेटा दे दिया गया कि टी हाफ लाइफ 1 है जब कॉन्सेंट्रेशन ए 1 है, लेट्स से एक तरीके से मैं बोल देती हूँ, और टी हाफ 2 है जब कॉन्सेंट्रेशन ए 2 है। प्रेडिक्ट करो ऑर्डर। तो अब क्या करो, आप इस वाले एक्सप्रेशन को इस्तेमाल करेंगे, टी हाफ 1 प्रोपोर्शनल टू करेंगे कॉन्सेंट्रेशन ए 1 रेज़्ड टू पावर 1 माइनस n, एंड टी हाफ 2 प्रोपोर्शनल बोलेंगे कॉन्सेंट्रेशन ए 2 रेज़्ड टू पावर 1 माइनस n, एंड देन यू विल गोइंग टू टेक अप अ रेशियो ऑफ देम। ठीक, जब आप रेशियो लेंगे बनेगा टी हाफ 1 बाय टी हाफ 2, दैट इज इक्वल्स टू, देखिए यहाँ पे क्या बनेगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए 1 बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए 2 रेज़्ड टू पावर 1 माइनस n। ठीक, नाउ अगर मुझे n पता करना है, बिकॉज n इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, हाउ कैन आई सॉल्व इट? आई एम गोइंग टू टेक अप लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो अगर मैंने दोनों साइड लॉग ले लिया तो लॉग टी हाफ 1 बाय टी हाफ 2 इज इक्वल्स टू, यहां देखिए क्या आएगा, 1 माइनस n बाहर आ जाएगा, लॉग a1 बाय a2। ये बात क्लियर हुई? और फिर अगर मुझे 1 माइनस n का वैल्यू निकालना है देन आई कैन कैलकुलेट फ्रॉम हियर। मैं इसको रब कर रही हूँ फॉर अ वाइल।
देखिए आप उसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास 1 माइनस एन का वैल्यू आएगा एज लॉग टी हाफ 1 बाय टी हाफ 2 डिवाइडेड बाय लॉग a1 a2। यही हो गया बेटा, ठीक है। एंड देन 1 माइनस एन इसके बराबर है, तो अगर आपको n निकाला तो 1 माइनस कर दीजिए लॉग टी हाफ 1 बाय टी हाफ 2 डिवाइडेड बाय लॉग a1 बाय a2 इज इक्वल्स टू द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, राइट। तो ये मेथड जो है बेटा एक्चुअली में बोला जाए तो सबसे ज्यादा पॉपुलर मेथड है। इसको जरा एक बार हम एक न्यूमेरिकल वैल्यू से जो है सॉल्व करके देखते हैं। क्लियर हुई बात? तो जैसे कि लेट्स से एक टेबल मुझे दे दिया बना के, टी हाफ की वैल्यूज एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, ठीक। एक हाइपोथेटिकल वैल्यूज ले लेती हूँ कि लेट्स से जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए 0.1 मोलर थी और एक बार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए 0.2 मोलर थी, इनिशियली वो 100 सेकेंड था, टी हाफ फिर 50 सेकेंड हो गया। बताइए व्हाट इज एन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक। तो आप एग्जैक्टली टी हाफ वर्सेज ए नॉट का रिलेशनशिप जो है यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं कि 1 माइनस लॉग ऑफ टी हाफ 1 कितना है 100 बाय टी हाफ 2 कितना है 50 डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ a1 कितना है 0.1, a2 कितना है 0.2। यहाँ तक बात क्लियर हुई? तो ये हमारा n का वैल्यू हो गया, जिसको मैं सॉल्व करूंगी तो 1 माइनस ये हो गया 2 log 2 डिवाइडेड बाय, इसको सॉल्व करेंगे log 1/2। log 1/2 को बेटा माइनस log 2 लिख सकते हैं, तो ये हो गया 1 प्लस log 2 बाय log 2, ये कैंसिल हो गया तो ये 1 आ गया, तो 1 + 1 2। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आ गया बेटा मेरा 2। और वैसे भी हालांकि यहाँ से वो समझ भी आ रहा है, क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं जब आप कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर रहे हैं तो आपका हाफ रिएक्शन का जो टी हाफ हो रहा है वो हाफ हो रहा है, मतलब इनवर्सली रिलेटेड है ना। तो वैसे भी हो सकता है ना, अगर आप चाहो तो डायरेक्ट निकाल सकते हो। कभी कभी ऐसा होगा कि आप समझ नहीं पाओगे कि डायरेक्ट हाफ हो रहा है या 1/3 हो रहा है 1/4 हो रहा है, तो बेटर है कि आप ये न्यूमेरिकल जो है, ये फॉर्मूला जो है इसे यूज करें एंड देन यू कैन कैलकुलेट व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन योर टी हाफ एंड ए नॉट। इज दैट क्लियर टिल नाउ? यहाँ तक बात सबको क्लियर होगी? चलिए, तो अभी तक हम लोगों ने ये समझ लिया कि इंडिविजुअल हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन स्टडी कर लिया, साथ में हम लोगों ने ये भी समझ लिया कि हमारे पास किस किस तरीके से जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने को, प्रिडिक्ट करने को आ सकता है, राइट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू हेड टुवर्ड्स द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज टेम्परेचर इफेक्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। लेट्स स्टार्ट अबाउट दैट। टेम्परेचर इफेक्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। चलिए, टेम्परेचर इफेक्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, दिस इज प्रोबेबली द लास्ट पार्ट ऑफ केमिकल काइनेटिक्स एंड आई वुड से इट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। बेटा टेम्परेचर इफेक्ट ऑफ केमिकल काइनेटिक्स को हम 2 पार्ट्स में स्टडी करेंगे। एक पार्ट होगा हमारा टेम्परेचर कोफिशिएंट वाला एंड द सेकेंड पार्ट वुड बी अर्हेनियस इक्वेशन, राइट। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं विद टेम्परेचर कोफिशिएंट। देखिए टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या है पहले समझ लेते हैं। देखिए टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या कहता है, मुझे ये सोचना है। टेम्परेचर कोफिशिएंट ये कहता है फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर, 10 डिग्री सेल्सियस या 10 केल्विन कर लीजिए, राइज इन टेम्परेचर, it is observed that rate of reaction nearly gets double. Now basically ये बोलना चाह रहा है कि let's say मेरे पास एक रेट ऑफ रिएक्शन है टेम्परेचर T पे, ठीक, और एक रेट ऑफ रिएक्शन है टेम्परेचर T+10 पे, मतलब 10 डिग्री सेल्सियस या 10 केल्विन। देखिए एक चीज आप समझ लीजिए, डेल्टा T
जो होता है वो केल्विन और डिग्री सेल्सियस में सेम रहता है, ये हमें पता है ना, क्योंकि डेल्टा टी इज T2 माइनस T1। तो अगर आप केल्विन में भी लोगे तो भी 273 का फैक्टर आपस में कैंसिल आउट कर देगा, तो डेल्टा टी फॉर केल्विन एंड टेम्परेचर रिमेन्स द सेम। इसलिए क्योंकि मैं 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर बोल रही हूँ, मतलब द डिफरेंस इन द टेम्परेचर हैज टू बी ऑफ 10, तो दैट मीन्स डेल्टा 10 है, तो 10 केल्विन भी हो सकता है, 10 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कह रहा है कि यहाँ जो रेट ऑफ रिएक्शन है और जो यहाँ रेट ऑफ रिएक्शन है, ये ऑलमोस्ट हर बार 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने से या 10 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन नियरली डबल हो जाता है, और वो जो डबल वाला फैक्टर है उसी को टेम्परेचर कोफिशिएंट बोलते हैं। तो इसका मतलब अगर मैं ये रेशियो लूं, एक्शन 10 प्लस टी और रेट ऑफ रिएक्शन एट टी का, वो ऑलमोस्ट नियरली 2 रहता है। 2 कभी कभी किसी रिएक्शंस के लिए 3 होता है, तो अप्रोक्सीमेटली मैंने 2 लिखा है। दिस पर्टिकुलर थिंग इज नोन एज योर टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक है, टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू 2 से 3 के बीच में जो है वेरी करती है, 2 से 3, इसलिए मैंने नियरली गेट्स डबल लिखा है, एग्जैक्टली डबल नहीं लिखा, और यहाँ पे भी अप्रोक्सीमेटली 2 लिखा, क्योंकि 2 से 3 के बीच की वैल्यू रहती है टेम्परेचर कोफिशिएंट की। टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू क्या है वो आपको क्वेश्चन में दी रहेगी। ठीक, तो ये एक पहली सी सिंपल सी चीज होगी कि अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाना चाहते हैं तो ऐसा देखा जाता है, अगर जब भी आप रेट ऑफ रिएक्शन को 10 डिग्री सेल्सियस या 10 केल्विन से बढ़ाते हैं तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन ऑलमोस्ट नियरली डबल हो जाता है, और ये रेशियो को ही हम लोग टेम्परेचर कोफिशिएंट के नाम से जो है जानते हैं। टेम्परेचर कोफिशिएंट को न्यू की फॉर्म में जो है बेटा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो दिस इज व्हाट इज माय न्यू, राइट। तो इसका एप्लीकेशन सिंपल सा ये हो गया कि लेट्स से टेम्परेचर इनिशियली 300 केल्विन है मेरा, ठीक है, और रेट ऑफ रिएक्शन लेट्स से मैंने बोला x है, लेट्स से मैं बोल रही हूं कि टेम्परेचर जब मैं 350 केल्विन कर दूं तो मेरा रेट ऑफ रिएक्शन क्या होना चाहिए इफ टेम्परेचर कोफिशिएंट of this particular reaction is given as 2। ठीक, तो हम कैसे देखेंगे? तो आप सिंपल सी ये बात करिए कि अगर आप टेम्परेचर कोफिशिएंट की बात करते हैं तो वो होता है रेट ऑफ रिएक्शन एट T + 10 डिवाइडेड बाय रेट ऑफ रिएक्शन बाय T, और इसका वैल्यू उसने 2 दे रखा है। मतलब आप हर बार 10 डिग्री टेम्परेचर से बढ़ाएंगे तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन कितने से डबल हो जाएगा? 2 से डबल हो जाएगा। अब सोचो, आप अगर रेट ऑफ रिएक्शन 300 पे ले रहे हैं तो वो x है, तो 310 पे वो x है ना, तो 310 जब आप 10 से बढ़ाओगे तो वो 2x हो जाना चाहिए, जस्ट डबल, है ना। और अगर आप 310 पे 2x ले रहे हो तो 320 जब करोगे तो वो 2 × 2x हो जाना चाहिए, मतलब इसका डबल हो जाना चाहिए। फिर जब आप 330 करोगे, मतलब यहां से 10 बढ़ाओगे तो फिर से डबल होगा, तो 2 × 2 × 2x हो जाना चाहिए। फिर जब आप 340 करोगे, मतलब यहां से 10 बढ़ाओगे तो इसका डबल हो जाएगा, मतलब ये जो वैल्यू आई है 2 × 2 × 2x का भी डबल हो जाएगा। और फाइनली जब आप 350 पे जाओगे फिर दोबारा डबल हो जाएगा, तो ये 1 2 3 4 है, 2⁵ टाइम्स हो गया x का, इजंट इट। तो इसका मतलब अब अगर मुझे बोला गया है 300 से 350, यहाँ जो डिफरेंस है वो 10 का नहीं है, ठीक है, वो 5 टाइम्स ऑफ 10 का, मतलब 50 का डिफरेंस है। इसका मतलब वो हर 10 के डिफरेंस में डबल हो रहा है, तो 5 बार अगर डिफरेंस ये क्रिएट करेंगे तो 2⁻⁴ क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन एट 350 क्या होगा? 2⁵ टाइम्स द रेट ऑफ रिएक्शन एट 300। समझ रहे हो? तो इसका मतलब एक शॉर्टकट हम जो यहां लिख सकते हैं वो ये है कि आप अगर रेट ऑफ रिएक्शन किसी पर्टिकुलर रिएक्शन किसी टेम्परेचर पे पूछ रहे हो, लेट्स से आपने पूछा 360 का, और डिवाइडेड बाय अगर आप 300 कर रहे हो तो मतलब इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, ठीक है, तो 360 माइनस 300 का बीच का डिफरेंस कितना है? 60। 60 को 10 से डिवाइड करो, कितना आया? 6, मतलब 2⁻⁶ टाइम्स हो जाएगा ये। समझ रहे हो? तो अगर 10 का डिफरेंस है तो डबल है, तो 10 नहीं है, लेट्स से 20 का डिफरेंस, तो डबल इंटू डबल मतलब 2⁴ हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से
रेट ऑफ रिएक्शन बाय T2 बाय रेट ऑफ रिएक्शन T1 को मैं लिख सकती हूँ 2, टेम्परेचर कोफिशिएंट, नॉट टेम्परेचर कोफिशिएंट 2 मत लिखो, टेम्परेचर कोफिशिएंट का जो भी वैल्यू दिया, हो सकता है एट टाइम्स 3 हो रहा हो या एटम 2.5 गुना बढ़ रहा हो, कितना भी, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली 2 होता है ना ये, तो इसको मैंने टेम्परेचर कोफिशिएंट लिखा रेस्ट टू पावर T2 माइनस T1 बाय 10 कर दीजिए, ठीक है। तो इतने से वो हर बार क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। बात क्लियर हुई? दिस इज व्हाट इज माय वन वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग कि टेम्परेचर इंक्रीज से रेट ऑफ रिएक्शन को क्या होता है। बट जरूरी तो नहीं है कि हर बार टेम्परेचर में 10 गुने से बढ़ाऊं, हो सकता है एक बार मैं 2 गुना बढ़ा रही हूँ, एक बार मैं 3 गुना बना रही हूँ। लेट्स से मैं बोल दूं कि एक बार मेरा टेम्परेचर T2 जो है वो 300 है और T1 जो है लेट्स से 298 है ना, क्या इनके बीच का डिफरेंस 10 का है? नहीं है। तो क्या मैं टेम्परेचर कोफिशिएंट वाली चीज यूज कर सकती हूँ? नहीं यूज कर सकती ना। तो इसका मतलब ये जो टेम्परेचर कोफिशिएंट वाला आप रेट ऑफ रिएक्शन और टेम्परेचर का जो इफेक्ट देख रहे हैं यूजिंग टेम्परेचर कोफिशिएंट, ये तभी वैलिड है जब आप टेम्परेचर को 10 गुने के डिफरेंस से बढ़ाएं। बट इट्स नॉट नेसेसरी कि हमेशा में इतने डिफरेंस से ही बढ़ाएं, है ना। तो ये बहुत ज्यादा प्रिसाइज तरीका नहीं है ये चेक करने के लिए कि रेट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर के साथ एग्जैक्टली किस तरीके से जो है वेरी करता है। यहाँ तक बात क्लियर हुई बच्चों? ठीक। तो इसलिए अब हम इस टेम्परेचर कोफिशिएंट के बाद नेक्स्ट जो स्टडी करने वाले हैं वो है अर्हेनियस इक्वेशन। ये काफी इंपॉर्टेंट है और हमें ब्रॉडली समझाएगी कि कैसे रेट ऑफ रिएक्शन जो है टेम्परेचर के साथ जो है वेरी कर सकते हैं। ठीक, चलिए शुरू करते हैं अर्हेनियस इक्वेशन को। Now, one thing that is very important कि अर्हेनियस इक्वेशन जो है बेटा वो ड्राइव की गई है कोलिजन थ्योरी फॉर अ बायोमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन से। हमारे पास एक बायोमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन है। बायोमोलिकुलर एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होगा? एलिमेंट्री मतलब सिंपल रिएक्शन, बायोमोलिकुलर मतलब 2 मॉलिक्यूल्स का रिएक्शन टू गिव यू प्रोडक्ट। दिस इज द सिंपलेस्ट रिएक्शन दैट वी हैव अज्यूम्ड, है ना। इसका मॉलिक्युलरिटी 2 है और ऑर्डर जो है वो मॉलिक्युलरिटी के बराबर ही होगा। वाई? बिकॉज इट इज अ एलिमेंट्री रिएक्शन, राइट। नाउ इस रिएक्शन के लिए कोलिजन थ्योरी डिफाइन की गई और कोलिजन थ्योरी से फिर अर्हेनियस इक्वेशन जो है वो निकाला गया। नाउ कोलिजन थ्योरी से अर्हेनियस इक्वेशन कैसे निकाला गया, वो एक छोटा सा डेरिवेशन है जो एडवांस का टॉपिक है, वो मैं कराऊंगी आप लोगों को। लेकिन राइट नाउ मैं वो टॉपिक ले रही हूँ जो कि मेंस प्लस नीट का है, तो वो डेरिवेशन अभी फॉर अ वाइल के लिए मैं लेटर पार्ट के लिए रख रही हूँ और अभी मैं बस आपको कोलिजन थ्योरी समझाऊंगी और अर्हेनियस इक्वेशन क्या है वो समझाऊंगी, ठीक है। तो सबसे पहले कोलिजन थ्योरी को समझते हैं। एक सिंपल भाषा में अगर कोलिजन थ्योरी को समझा जाए तो ये है कि मेरे पास ए और बी मॉलिक्यूल्स हैं, ये एटम्स है जो भी हैं, मतलब पार्टिकल्स हैं। ये ए और बी आपस में रिएक्ट करके जब प्रोडक्ट बनाएंगे तो ये रिएक्शन तभी पॉसिबल होगा जब मॉलिक्यूल्स ऑफ ए एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ बी आपस में कोलाइड करें। दैट मीन्स सबसे पहली चीज जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि कोई भी पर्टिकुलर रिएक्शन अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी, है ना, तभी प्रोसीड होगा जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कोलिजन में जाएंगे, व्हेन देयर इज अ कोलिजन बिटवीन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, राइट। बहुत स्पेसिफिकली बताऊं तो ये रिएक्शन तब वैलिड है जब आप, ये थ्योरी सिर्फ तब वैलिड है जब आपके पास रिएक्टेंट्स गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट हो। क्यों? क्योंकि सॉलिड और सॉलिड का जो रिएक्शन है वो बहुत स्लो होता है, बिकॉज सॉलिड और सॉलिड के बीच में मॉलिकुलर मूवमेंट नहीं होता तो कोलिजन नहीं हो सकती। इसलिए हमारा जो सॉलिड और सॉलिड का रिएक्शन है, जैसे सपोज एलॉय फॉर्मेशन है या फिर कोई एक सॉलिड दूसरे सॉलिड के साथ आपने रख दिया और कहो रिएक्ट करो, काफ़ी स्लो होता है, ठीक है। और जो भी रिएक्शन सोल्यूशन फेज में होता है वो काफ़ी फास्ट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ डिसोल्यूशन एंड ऑल स्टफ। एंड आई हैव ऑलरेडी मेंशन कि केमिकल काइनेटिक्स बहुत स्लो और बहुत फास्ट रिएक्शंस के लिए नहीं है, वो मॉडरेट पेस रिएक्शंस के लिए। तो इस वजह से हम लोग जो रिएक्शंस पढ़ रहे हैं वो गैस मॉलिक्यूल्स में पढ़ रहे हैं। मेजरली आधे से ज़्यादा रिएक्शन गैस मॉलिक्यूल्स में एग्जिस्ट करती है ना, केमिस्ट्री में। तो अब गैस मॉलिक्यूल्स हैं तो ए मॉलिक्यूल और जब तक बी मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड नहीं करेंगे तब तक इनके बीच का रिएक्शन नहीं हो सकता। कितनी सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल है। बट क्या ये रियलिटी में इतनी सिंपल है? नहीं।
क्योंकि जब कोलिजन करना है तो बहुत सारी चीजें ध्यान में रखनी है, क्योंकि हर कोलिजन, एवरी कोलिजन इज नॉट अ इफेक्टिव कोलिजन। आप ये मत सोचो कि आप टकरा गए, दो मॉलिक्यूल्स टकरा गए, रिएक्शन हो गया। नो, इतनी आसानी से अगर रिएक्शंस होते तो सोचो दुनिया में कितनी सारी गैसेस है, हर गैस किसी के साथ टकराती तो रिएक्ट कर जाती, तो सारी चीजें आपस में रिएक्ट कर रही होती है ना, ऐसे नहीं होता। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो की पॉइंट्स है वो ये है, अ रिएक्शन प्रोसीड्स वाया कोलिजन बिटवीन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, via collision between the reactant molecules. That is the first thing. Now the second thing that we have is कि molecules के बीच में जब collision हो रहा है तो मेरे रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है, बट हर कोलिजन इफेक्टिव कोलिजन नहीं है, हर कोलिजन की वजह से प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं होता। Not every collision is effective. Not every collision is effective. हर collision effective नहीं होता जो आपको प्रोडक्ट दे सके। तो कौन सी collisions effective होता है? What is the condition to have an effective collision? अगर आपका collision effective होना है तो मॉलिक्यूल्स को दो चीजों का ध्यान रखना होगा, एक एनर्जी बैरियर और एक ओरिएंटेशन बैरियर। अब लिख देते हैं की पॉइंट क्या है। टू हैव collisions to be effective, or collisions that converts reactants into products, ऐसे collision जो reactants को product में बदले, should fulfill two conditions, उनको दो कंडीशंस फुलफिल करनी होती हैं। फर्स्ट एनर्जी बैरियर और सेकंड ओरिएंटेशन बैरियर। तो रिएक्शन को दो कंडीशंस फुलफिल करनी होती है, एक ओरिएंटेशन बैरियर और एक एनर्जी बैरियर। अगर मेरा जो रिएक्शन है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो कोलाइड कर रहे हैं किसी भी रिएक्शन में, वो कोलिजन अगर ये दो बैरियर्स को सेटिस्फाई करती है तभी वो कोलिजन मेरा इफेक्टिव कोलिजन कहलाता है। नाउ व्हाट इज ओरिएंटेशन बैरियर एंड व्हाट इज बेसिकली एक तरीके से बोला जाए तो एनर्जी बैरियर क्या है, पहले हम इनको समझते हैं, उसके बाद ही हम आगे चलते हैं। ठीक है, तो लेट्स फर्स्ट डिस्कस योर एनर्जी बैरियर। राइट, नाउ लेट्स से मेरे पास ये दो मॉलिक्यूल्स है ए और बी, वो पहले इनफिनाइट डिस्टेंस पे प्रेजेंट है, वो आपस में एक दूसरे के क्लोज आ रहे हैं और क्लोज आएंगे तो वो टकराएंगे, है ना, और कोलाइड करेंगे। ठीक है, तो लेट्स से मेरे पास अभी जो है ये ए और बी जो है वो इनफिनाइट डिस्टेंस पे प्रेजेंट है, दे आर एट इनफिनाइट डिस्टेंस, और वो एक दूसरे के जो है करीब आ रहे हैं ताकि ये एक दूसरे के साथ क्या कर सके बेटा, कोलाइड कर सके, है ना। अब जब वो इनफिनाइट डिस्टेंस पे हैं और वो एक दूसरे के साथ क्लोज आ रहे हैं, इस पूरे प्रोसेस में इनकी काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे डिक्रीज होती जाएगी, इनकी पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि इनफिनाइट डिस्टेंस पे दोनों के पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, तो दोनों ही जो है वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लेकर बैठे हुए हैं। जब ये एक दूसरे के पास आएंगे तो इनकी काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे कम होगी और वो एनर्जी अब इनकी पोटेंशियल एनर्जी जो है धीरे धीरे में बदलेगी, तो पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे बढ़ेगी। ठीक है, अब ये एनर्जी बैरियर मुझे ये कहता है कि जब ये मॉलिक्यूल्स आपस में पास आए तो क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी जो है डिक्रीज कर रही है, तो एटलीस्ट इन मॉलिक्यूल्स के पास इतनी काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए कि ये टकरा पाए। कहीं ऐसा ना हो कि ए और बी जब पास आ रहे हैं, लेट्स से ए यहाँ पर जब है तो उसके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, बी यहाँ पर जब है एक दूसरे दूर है इनफिनाइट डिस्टेंस पे, उसके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, वो पास आ रहे हैं और पास आते आते पता चला ए यहाँ पहुंच गया और बी यहाँ पहुंच गया, और यहाँ आते ही दोनों की काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई। अभी वो कोलाइड नहीं करे पर उससे पहले ही जीरो हो गई, तो जब जीरो हो गई तो फिर इनके बीच का कोलिजन पॉसिबल हो पाया क्या? नहीं हो पाया। ये होता है एनर्जी बैरियर। मतलब
अगर कोलिजन कराना है तो ये जो दो मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करने के लिए आ रहे हैं, इनके पास इनिशियली इतनी काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए कि जब ये पास आए तो इनकी काइनेटिक एनर्जी टकराने से पहले जीरो ना हो जाए, टकराएं, इनके बीच के कोलिजन हो, मतलब इनके पास इतनी इनफ सफिशिएंट एनर्जी होनी चाहिए कि इनकी कोलिजन पॉसिबल हो। ये होता है मेरा एनर्जी बैरियर। अगर मेरे मॉलिक्यूल्स के अंदर सफिशिएंट एनर्जी नहीं है कोलिजन की, तो मैं बोलूंगी कि वो इफेक्टिव कोलिजन में काउंट नहीं होगा। वो आए, लेट्स से आए, वो कोलाइड ही नहीं करे, बस ऐसे हल्का सा छुए और तब तक काइनेटिक एनर्जी खत्म हो गई, है ना भाई। कोलिजन एक पावरफुल कोलिजन होना चाहिए, तो उनके पास सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी या सफिशिएंट, एक तरीके से मैं बोलूं, एनर्जी होना चाहिए जो उनके बीच के कोलिजन को करवा सके। ऐसा ना हो कि वो पास आ रहे हैं और उनकी काइनेटिक एनर्जी कोलाइड करने से पहले जीरो हो जाए, राइट। दैट इज व्हाट इज माय एनर्जी बैरियर इज। तो एनर्जी बैरियर को एक्सप्लेन कैसे करेंगे, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। तो एनर्जी बैरियर को एक्सप्लेन करने के लिए हम बोल सकते हैं atoms or molecules should have of reactants, basically atom molecules of reactants should have minimum energy which can lead to a successful collision. should possess, लिख सकते हैं should possess minimum energy which can lead to a successful collision. तो सक्सेसफुल कोलिजन करवा सके उतनी सफिशिएंट एनर्जी या मिनिमम एनर्जी उनके पास होनी चाहिए। नाउ द मिनिमम एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स or which is required for the conversion of reactant into product is known as threshold energy. तो वो मिनिमम एनर्जी जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के पास होनी चाहिए ताकि रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सके, उसको बेटा बोला जाता है थ्रेशोल्ड एनर्जी। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्या मैं भी आपको समझाऊंगी, बट आप डेफिनेशन लिख लीजिए। तो हम जो बोल रहे हैं कि मॉलिक्यूल्स के पास इतनी इनफ एनर्जी होनी चाहिए कि वो कोलाइड कर सके, वो इनफ एनर्जी जो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदलने के लिए चाहिए, उस एनर्जी को बेटा बोला जाता है थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब थोड़ा समझाते हैं तुम्हें कि ये थ्रेशोल्ड एनर्जी बेसिकली है क्या, उसके बाद हम लोग आएंगे ओरिएंटेशन बैरियर पे। नाउ आप एक तरीके से समझिए कि लेट्स से मैंने एक टारगेट सेट करा हुआ है कि आज मुझे ट्रैक करते हुए लेट्स से मसूरी पहुंचना है, एंड दैट इज द टारगेट। जब मैं मसूरी पहुंच जाऊंगी दैट मीन्स तब उस टाइम पे यू नो माय टारगेट इज कंप्लीटेड। इसको अगर मैं इस पर्टिकुलर रिएक्शन के साथ रिलेट करूँ तो आप मानिए कि जब आप मसूरी पहुंच जाएंगे तो रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में बदल जाएंगे, मतलब ये एक कंडीशन है हमारी, ठीक है। अब इस चीज़ को सोचो कि अगर मुझे यहाँ से ट्रैक करते हुए मसूरी जाना, जो कि इट्स अ लॉन्ग वे, तो मेरे को इतना खा पी के और इतना एनर्जी लेके जाना पड़ेगा ना, अपना सोर्स ऑफ एनर्जी लेके जाना पड़ेगा ना कि मैं वहाँ तक चल सकूँ। पता चले वहाँ तक जाते आते मेरे बॉडी का ग्लूकोज खत्म हो जाए, मेरे पास एनर्जी ना बचे, तो आई वोंट बी एबल टू रीच देयर। मैं कहीं बीच रास्ते में थक के बैठ जाऊँगी, जिसकी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है ना, क्योंकि ऑब्वियसली मैं नहीं जा सकती इतनी दूर, है ना। तो ये चीज़ आपको समझनी है कि मॉलिक्यूल्स के पास एक इनफ एनर्जी होनी चाहिए जो उन्हें रिएक्शन को रिएक्टेंट को कंप्लीट कराने के लिए चाहिए या फिर रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदलने के लिए चाहिए, और वो एनर्जी जो मिनिमम उनको एटलीस्ट चाहिए वो होती है थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है। तो इसको ऐसे समझिए, पहले मैं आपको एक डायग्राम बना के यहाँ दिखा रही हूँ। इसको बोला जाता है रिएक्शन डायग्राम, रिएक्शन प्रोफाइल डायग्राम एक तरीके से। ठीक है, हम यहाँ पे एनर्जी वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन का ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। एनर्जी वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, ये ग्राफ हम लोग जो है ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे, थोड़ा सा समझेंगे। नाउ बेटा आपको ये पता है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स
जो है उनमें से जिसकी एनर्जी कम होगी वो ज़्यादा स्टेबल होगा। अभी मेरा कंसर्न ये नहीं है कि रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा है प्रोडक्ट की, कोई भी उनकी एनर्जी है। लेट्स से ये वाली एनर्जी, दिस पर्टिकुलर एनर्जी इज पोजेस्ड बाय रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स एंड दिस पर्टिकुलर एनर्जी इज पोजेस्ड बाय प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स। इस पर्टिकुलर केस में मैंने ये माना कि एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इज लेस देन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, दैट मीन्स प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल देन रिएक्टेंट, क्योंकि जिसकी एनर्जी लोअर होती है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, मोर स्टेबल देन रिएक्टेंट। ठीक है, अब समझाते हैं कैसे। रिएक्टेंट को अगर प्रोडक्ट में जाना है तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट के साथ कंबाइन करेंगे, कोलाइड करेंगे। इस प्रोसेस में वो एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाएंगे और वो कॉम्प्लेक्स जो होगा वो प्रोडक्ट में बदलेगा। नाउ व्हाट इज दिस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स? लेट्स से ए प्लस बी आपस में रिएक्ट करके ए बी बनाना चाह रहे हैं। इस केस में ए और बी पहले आपस में कोलाइड करेंगे। जब कोलाइड करेंगे तो ए और बी के बीच का कोलिजन की वजह से एक कॉम्प्लेक्स बनेगा और फाइनली ए और बी आपस में जो है वो चिपक जाएंगे। दिस इज बेसिकली नोन एज अ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। मतलब एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्या होता है? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स होता है फाइनल प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स के बीच का एक कॉम्प्लेक्स, मतलब जिसमें वो पूरी तरीके से प्रोडक्ट में भी ना बदलाव और वो रिएक्टेंट भी ना हो, बीच का एक अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स जो कि टूट कर मुझे प्रोडक्ट दे, वो मेरा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स होता है। अभी आप आगे जब ऑर्गेनिक पढ़ोगे तो आपको एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्या है, ट्रांजिशन स्टेट क्या है, आपको क्लियर हो जाएगा। देखो अब इसको थोड़ा बॉन्ड के हिसाब से देखें। ए और बी के अपने अपने बॉन्ड से जब ए और बी को आपस में जुड़ना है तो ए को अपने बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे, बी को अपने बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे और ए को बी के साथ बॉन्ड बनाना होगा। या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कुछ ऐसा है जिसमें ए के बॉन्ड भी पूरे नहीं टूटे, बी के बॉन्ड भी पूरे नहीं टूटे और ए और बी का बॉन्ड भी पूरा नहीं बना है, समवॉट इन द मिडल स्टेज। एंड फाइनली ए का टूट जाता है, बी का बॉन्ड टूट जाता है और ए और बी का जब बॉन्ड बन जाता है तो वो प्रोडक्ट में चला जाता है। दिस मिडल स्टेज इज द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ये बात पक्की है, अगर एक बार एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन गया तो रिएक्शन 100% आगे जाएगा ही जाएगा। तो इसलिए मैंने डेफिनेशन में लिख दिया है कि इतनी एनर्जी रिएक्टेंट को पास होनी चाहिए कि वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना दे। उसने वो बना दिया तो वो आगे प्रोडक्ट में टूटेगा ही टूटेगा फॉर श्योर, है ना। That's what we are trying to explain here. Now, देखो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्योंकि काफी अनस्टेबल होता है तो इसकी एनर्जी आप देख सकते हैं काफी हायर है, क्योंकि अगर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स स्टेबल हो जाता तो रिएक्शन वही ना खत्म हो जाती, आगे प्रोडक्ट में क्यों जाता। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स को अनस्टेबल होना पड़ेगा रिएक्टेंट के कंपैरिजन में भी और प्रोडक्ट के कंपैरिजन में, तभी वो टूटकर आगे जो है प्रोडक्ट देगा। ठीक है, नाउ रिएक्टेंट के पास इस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए मिनिमम एनर्जी जो उसे चाहिए, इस एनर्जी को ही थ्रेशहोल्ड एनर्जी बोला जाता है। तो थ्रेशहोल्ड एनर्जी क्या है? थ्रेशहोल्ड एनर्जी ये वैल्यू है, इसको आप ए लिख दीजिए, इसे बी लिख दीजिए, और नॉट ए बी बट ए बी आपका वो है रिएक्शन है तो आप पी क्यू ले लीजिए। तो दिस इज पी, दिस इज क्यू। तो पी क्यू जो है वो थ्रेशहोल्ड एनर्जी है। थ्रेशहोल्ड एनर्जी का डेफिनेशन देखिए मैंने क्या लिखा है, मिनिमम एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। रिएक्टेंट के पास इतनी मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए कि वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना पाए, तभी वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स आगे टूटेगा। इस वैल्यू को थ्रेशहोल्ड एनर्जी बोला जाता है। ठीक है, ये ग्राफ एनर्जी का है। नाउ इतना रिएक्टेंट के पास खुद की एनर्जी है, ये एनर्जी उसके पास ऑलरेडी प्रेजेंट है ER। इतनी एनर्जी अगर आप देखो यहां से ये वाली एनर्जी, इतनी एनर्जी अगर और रिएक्टेंट को मिल गई तो वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना देगा। ठीक है, और इतनी एनर्जी जो और उसको चाहिए, रिएक्टेंट को एक्टिवेट करने के लिए चाहिए, उसको बोला जाता है EA, एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है? एक्टिवेशन एनर्जी जो होता है वो होता है एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्टिवेट अ रिगैंड, एक्टिवेट और रिएक्टेंट। एक रिएक्टेंट को एक्टिवेट करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी, राइट। तो आप ये समझ लीजिए एनर्जी जो रिएक्टेंट के पास खुद की है प्लस एक्टिवेशन एनर्जी मिलकर जो है थ्रेशहोल्ड एनर्जी होती है। तो
एक्टिवेशन एनर्जी प्लस रिएक्टेंट की एनर्जी मिलके थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है। मैं आपको एक चीज पहले क्लियर कर दूं, जो मैंने आपको सिंपलेस्ट भाषा में जो हो सकता है वो समझाया है। जब आप कोई किताब पढ़ेंगे, चाहे आप एनसीईआरटी क्यों ना पढ़े, वो थ्रेशोल्ड एनर्जी और एक्टिवेशन एनर्जी की जो डेफिनेशन है इतनी आसपास बताते हैं कि बच्चा ही कंफ्यूज हो जाता है कि थ्रेशोल्ड क्या है और एक्टिवेशन क्या है ना। तो थ्रेशोल्ड और एक्टिवेशन दो डिफरेंट चीजें, इसको बहुत क्लियरली समझना पड़ेगा। एक्टिवेशन एनर्जी इज लेसर देन द थ्रेशोल्ड एनर्जी बिकॉज रिएक्टेंट के पास खुद की भी कुछ एनर्जी होती है। अगर रिएक्टेंट के पास इनफ एनर्जी है कि वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स पहले ही बना दे तो उसको एक्टिवेट करने की जरूरत नहीं है, बट ऐसा कभी नहीं होता। हर बार रिएक्टेंट को एक्टिवेट थोड़ा सा करना ही पड़ता है और एक्टिवेशन एनर्जी होती है। वो हो सकता है कि जो रिएक्शन आसानी से हो रही है उसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी कम हो, कि कम एक्टिवेट करना पड़े, जल्दी से अपने आप ही हो जाए। और अगर कोई रिएक्शन टफ है उसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी कि उसे बहुत ज्यादा एक्टिवेट करना पड़ेगा। लेकिन एक्टिवेशन एनर्जी होती है हर रिएक्शन में और आपको देनी पड़ती है। यहां तक बात क्लियर हुई? ठीक है, तो एक्टिवेशन एनर्जी प्लस रिएक्टेंट की एनर्जी मिलकर जो है थ्रेशोल्ड एनर्जी बनाता है। और अगर मॉलिक्यूल रिएक्टेंट के पास ये थ्रेशोल्ड एनर्जी है तो रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में बदलेगा। इस पर्टिकुलर चीज को बोला जाता है आपका एक तरीके से एनर्जी बैरियर। मतलब कोलिजन कराने के लिए, कोलिजन जब कोलिजन होगा तब एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा। और कोलिजन कराने के लिए मॉलिक्यूल्स के पास सफिशिएंट एनर्जी होनी चाहिए कि वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना दे। ऐसा ना हो कि वो ऐसे छू के निकल जाए, है ना। ऐसे छू के निकलेगा तो कॉम्प्लेक्स थोड़ी बनेगा। कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए स्ट्रॉन्ग कोलिजन होना पड़ेगा। तो स्ट्रॉन्ग कोलिजन कराने के लिए मॉलिक्यूल्स को जो एनर्जी बैरियर जो है उसको फुलफिल करना पड़ता है। यहाँ तक बात क्लियर हुई बेटा? अच्छा, इसमें 2-3 चीजें और मैं तुम्हें इसमें समझा देती हूँ। क्योंकि ये रिएक्शन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाने का है, तो आप ये देख सकते हैं ये प्रोडक्ट की खुद की एनर्जी है, ये रिएक्टेंट की खुद की एनर्जी है, ये है प्रोडक्ट की खुद की एनर्जी। ये जो डिफरेंस आप देख रहे हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी के बीच में, इसको बोला जाता है डेल्टा एच। दैट इज रिएक्शन की एंथैल्पी। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होता है ये डेल्टा एच। ठीक, थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं आपको तो ये एक्टिवेशन एनर्जी एक तरीके से आप देखिए बेटा, ये फॉरवर्ड रिएक्शन की बोली जाएगी, क्योंकि ये मैंने रिएक्टेंट से एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का डिफरेंस पूछा है ना। लेट्स से रिएक्शन मुझे रिवर्स कराना है, मतलब प्रोडक्ट से रिएक्टेंट, तो थ्रेशोल्ड एनर्जी तो सेम है क्योंकि वो ओरिजिन से शुरू हुई है। प्रोडक्ट के पास इतनी खुद की एनर्जी है और अगर इसे और चाहिए ताकि वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना पाए तो वो इतनी और हो जाएगी। दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड। तो एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड प्लस ईपी भी थ्रेशोल्ड एनर्जी होगी। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड बी, और दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड, ये भी थ्रेशोल्ड एनर्जी है। और इसको मैं बराबर कर देती हूँ एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट प्लस एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड। ये दोनों ही चीजें, क्योंकि रिएक्शन आगे और पीछे कैसे भी जा सकता है ना, तो डिपेंड करता है कि जा रहा है नहीं जा रहा, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट वैसे समझा रही हूँ कि अगर रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में जाना है तो थ्रेशोल्ड एनर्जी तो सेम है। प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए थ्रेशोल्ड एनर्जी सेम रहता है। रिएक्टेंट के पास इतनी और है, इतनी चाहिए एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए तो थ्रेशोल्ड के बराबर हो जाएगी। प्रोडक्ट के पास इतनी है और इतनी और चाहिए तो थ्रेशोल्ड के बराबर हो जाएगी। ये वाली वैल्यू सम ईपी प्लस एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड, ईआर प्लस एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड, दोनों का सम भी थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर ही होता है। नाउ व्हाट इज डेल्टा एच हियर? देखिए डेल्टा एच को देखिए, ये है एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड और यहां से देखिए ये एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड। तो कांट यू जस्ट सी कि डेल्टा एच जो है वो होगा एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड माइनस एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड। ठीक, और इस पर्टिकुलर केस में आपको ये दिख रहा है कि एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड का, सॉरी, एक्टिवेशन एनर्जी जो फॉर्मूला होता है डेल्टा एच का, वो हमेशा एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड माइनस एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड होता है। और इस केस में आप देख रहे हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड जो है वो ज्यादा है एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड से। दैट मीन्स इस केस में डेल्टा एच आपका क्या आएगा, क्योंकि बैकवर्ड बड़ा है मतलब नेगेटिव आएगा। मतलब ये पर्टिकुलर रिएक्शन आपका क्या है, एक्सोथर्मिक। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस जो होते हैं उनके अंदर प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होता है, किससे, रिएक्टेंट से। क्यों? क्योंकि जब प्रोडक्ट स्टेबल होगा तो प्रोडक्ट की खुद की एनर्जी काफी कम होगी, तो उसको जो थ्रेशोल्ड एनर्जी बनाने के लिए एनर्जी चाहिए बैकवर्ड वो ज्यादा होगी। और जब बैकवर्ड एनर्जी ज्यादा होगी मतलब रिएक्शन पीछे नहीं होना चाह रहा, क्योंकि भाई पीछे जाने के लिए तो ज्यादा एक्टिवेट करना पड़ेगा, आगे जाने के लिए कम एक्टिवेट करना होगा, मतलब रिएक्शन बैकवर्ड नहीं जाना चाह रहा। एंड दस एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर सेड टू बी अ बेटर रिएक्शंस देन एंडोथर्मिक, क्योंकि एंडोथर्मिक रिएक्शन आराम से बैकवर्ड हो जाते हैं बट एक्सोथर्मिक रिएक्शंस उतने आराम से बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं प्रोसीड करते।
यहाँ तक आपको बात समझ आई? होप यू आर नाउ क्लियर विद द फैक्ट कि थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, डेल्टा एच क्या है, रिएक्टेंट की खुद की एनर्जी क्या है, प्रोडक्ट की खुद की एनर्जी क्या है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्या है। अभी हम लोग सिर्फ एनर्जी बैरियर की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। अब सपोज इसी रिएक्शन प्रोफाइल को मुझे एंडोथर्मिक के लिए बनाना हो तो मैं छोटा सा ग्राफ बना के दिखाऊंगी एंडोथर्मिक के लिए। तो दिस इज एनर्जी वर्सेस ऑफ कोर्स प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। एंडोथर्मिक में रिएक्टेंट की एनर्जी कम होगी बेटा, प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा होगी। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स ये रहा जिसकी एनर्जी दोनों से ही ज़्यादा होगी। तो ये मेरा ग्राफ ऐसे बन गया, ठीक है। नाउ दिस पर्टिकुलर थिंग यहाँ से यहाँ तक ये मेरा थ्रेशोल्ड एनर्जी है। ये रिएक्टेंट की खुद की एनर्जी है ER, और यहाँ से यहाँ ये एनर्जी जो है मुझे एक्टिवेट करनी पड़ेगी, एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड की। ये प्रोडक्ट की खुद की एनर्जी है EP, और उसे एक्टिवेट करने के लिए मुझे इतनी एनर्जी चाहिए होगी, एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड, ठीक। और ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी का डिफरेंस डेल्टा H होगा, और डेल्टा H है एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड। ये कभी फॉर्मूला चेंज नहीं होता, इसे ध्यान रखेंगे, फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड। तो इस केस में आप देखिए आपका डेल्टा H है फॉरवर्ड, और ये है बैकवर्ड। फॉरवर्ड बड़ा है बैकवर्ड से, मतलब यहाँ पे डेल्टा H देखिए पॉजिटिव आएगा, मतलब ये पर्टिकुलर रिएक्शन आपका एंडोथर्मिक इन नेचर होगा। और एंडोथर्मिक में आप देखेंगे एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट कम रही है एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट से, मतलब रिएक्टेंट इज मोर स्टेबल देन प्रोडक्ट। बात क्लियर होगी बच्चे? तो ये हो गया एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, और साथ साथ हमें समझ आ गया एनर्जी बैरियर क्या होता है, ठीक है। तो एक तो सक्सेसफुल कोलिजन होने के लिए एनर्जी बैरियर की आवश्यकता है। दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट हमें चाहिए अपार्ट फ्रॉम एनर्जी बैरियर, वो है बेटा ओरिएंटेशन बैरियर। लेट्स चेक आउट दैट व्हाट इज ओरिएंटेशन बैरियर। बात क्लियर होगी? आप वीडियो को पॉज करके सबको जो है आराम से नोट कर लीजिएगा। क्लियर? Now let's talk about orientation barrier. Orientation barrier just tells me a simple thing. It says a very simple thing to us. वो हमें ये कहता है कि कभी भी हर ऐसा नहीं कि सोचो कि टेढ़ा मेढ़ा जैसा मर्जी मॉलिक्यूल कोलाइड कर ले और हर कोलिजन सक्सेसफुल हो जाएगी। सक्सेसफुल कोलिजन के लिए परफेक्ट ओरिएंटेशन में कोलाइड करना भी जरूरी है। दैट मीन्स परफेक्ट ओरिएंटेशन ऑफ कोलिजन can lead to a successful collision, can lead to a successful collision. सक्सेसफुल कोलिजन के लिए सक्सेसफुल कोलिजन सिर्फ और सिर्फ तब होगा जब आपका एक परफेक्ट ओरिएंटेशन होगा। आई एक्सप्लेन यू हाउ। नाउ लेट्स से आई हैव अ सिंपल रिएक्शन जो मुझे कराना है हाइड्रोजन का रिएक्शन आयोडीन के साथ, ताकि HI बन जाए 2HI। दिस इज अ रिएक्शन। इस केस में लेट्स से हाइड्रोजन ये है HH मॉलिक्यूल, ये है आयोडीन। तो व्हाट डू यू थिंक कि वो इस ओरिएंटेशन में अगर कोलाइड करेंगे तो एक H एक I के साथ कोलाइड कर पाएगा? बट ये H और ये I का कोलिजन हो पाएगा? ये H और ये I का नहीं। तो सिर्फ एक HI बनेगा, पर मुझे 2 HI चाहिए, मतलब दिस इज नॉट अ गुड कोलिजन, राइट। सिमिलरली लेट्स से हमने सोचा कि HH ऐसे आया और I ऐसे आया, तो व्हाट डू यू थिंक, क्या अब कोलिजन इफेक्टिव हो पाएगा? नहीं, क्योंकि जब ये कोलाइड करेंगे तो एक I इन दोनों H के साथ साइमल्टेनियसली कोलाइड कर रहा होगा, दूसरे I का कुछ पता नहीं है, तो क्या 2 HI बन पाएंगे? नहीं, दिस इज नॉट अ इफेक्टिव कोलिजन। इफेक्टिव ये बेटा सिर्फ तब होगा जब HH और II इस तरीके से आके इस ओरिएंटेशन में आके जो है कोलाइड करें। जब वो ऐसे कोलाइड करेंगे तो आप देखेंगे H और H, I और I,
ये H इस I के साथ करा, ये H इस I का, मतलब 2HR बन सकता है। नाउ इस केस में इसको इस तरीके से देखो कि H और H का बॉन्ड खुद से टूट गया, I के साथ बन गया, I का खुद से टूट गया और H और I का बन गया। दिस पर्टिकुलर थिंग इज एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। और फाइनली H और H पूरा टूट जाएंगे और H और I बन जाएगा। दिस इज 1HI प्लस दिस इज वुड बी 1HI। दिस इज प्रोडक्ट and these were the reactant. Now this orientation is a perfect orientation for the collision. तो ऐसा नहीं कि उनके पास एनर्जी, पहली बात तो उनके पास एनर्जी भी होनी चाहिए और दूसरा कोलिजन भी इफेक्टिव होनी चाहिए। अगर एनर्जी है और कोलिजन इफेक्टिव नहीं है तो मतलब ओरिएंटेशन सही नहीं है तो भी गलत है, और ओरिएंटेशन सही और एनर्जी नहीं है तो भी गड़बड़ है। दोनों चीजें एप्रोप्रिएट सही होनी चाहिए, एनर्जी भी सफिशिएंट होनी चाहिए और ओरिएंटेशन भी करेक्ट होना चाहिए, तभी मेरा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में बदलेगा और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फिर फाइनली जो है प्रोडक्ट में ब्रेक होगा। एम आई क्लियर टिल नाउ बेटा? यहां तक बात समझ आई? दिस इज व्हाट इज नोन एज द कोलिजन थ्योरी फॉर अ बायमॉलिक्यूलर एलिमेंट्री रिएक्शन। ठीक है, अब इसको डिराइव करके, इसकी डेरिवेशन मैं करवा नहीं रही बट मैं बता रही हूँ, इसको डिराइव करके ही हम अर्हेनियस इक्वेशन पर आते हैं। अब वो अर्हेनियस इक्वेशन क्या है मैं उसको समझा देती हूँ आपको। जब हम ये सारी चीजें ध्यान में रखते हैं और डेरिवेशन करते हैं तो हम पहुंचते हैं अर्हेनियस इक्वेशन पे। विल डू दैट डेरिवेशन बट राइट नाउ आई एम नॉट डूइंग इट। ठीक है, तो अब आते हैं हम अर्हेनियस इक्वेशन पे। तो अर्हेनियस इक्वेशन हमें ये कहता है कि रेट कांस्टेंट के जो होता है वो a एक्सपोनेंशियल माइनस EA बाय RT के जैसे वेरी करता है। दैट मीन्स k इज इक्वल्स टू A e रेज़ टू पावर माइनस EA बाय RT, वेयर you can see this k, small k is the rate constant. This capital K is known as Arrhenius constant, also known as pre-exponential factor, pre-exponential factor, दोनों में से कुछ भी बोला जा सकता है। This EA is the activation energy for the reaction and this activation energy is for the forward reaction. Why? Because of forward ही कंसीडर करते हो। जब बैकवर्ड मानोगे तो ये मतलब बैकवर्ड का हो गया। ठीक है, बट अभी मोस्टली क्या आप 100% कौन सा रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन का रिएक्शन ही टेकअप करोगे। ठीक है, तो दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी। राइट, एंड R is of course universal gas constant. And T is of course your temperature in Kelvin. Right? ये सारी चीजें हैं। इससे भी आप देख सकते हैं जब आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो EA बाय RT वाला फैक्टर डिक्रीज हो जाएगा, EA बाय RT डिक्रीज हो जाएगा। Why? बिकॉज T डिनोमिनेटर में है, बट E रेज़ टू पावर माइनस EA बाय RT बढ़ जाएगा, है ना, और ये बढ़ जाएगा मतलब K बढ़ जाएगा। तो इसलिए जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो रेट कांस्टेंट रिएक्शन का बढ़ जाता है। रेट कांस्टेंट अगर रिएक्शन का बढ़ेगा तो ऑब्वियसली रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो इफ K इंक्रीजेस मतलब रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। दिस इज व्हाट इज द टेम्परेचर इफेक्ट, कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेट कांस्टेंट रिएक्शन का बढ़ रहा है और रेट कांस्टेंट बढ़ेगा तो ऑब्वियसली रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा, और ये एक्सप्लेन करा हमें अर्हेनियस ने इन हिज इक्वेशन। राइट, नाउ व्हाट इज दिस एवरीथिंग आई एम टेलिंग यू। सी, आप फॉर अ वाइल को एक्टिवेशन एनर्जी और अर्हेनियस कांस्टेंट को इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर मानेंगे। ये दोनों चीजें टेम्परेचर पे हालांकि वो डिपेंड करती हैं पर बहुत कम डिपेंडेंट होता है, प्रैक्टिकल यूज के लिए उसे इंडिपेंडेंट माना जाता है। तो A और EA टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, टेम्परेचर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर इफेक्ट आ रहा है, सिर्फ यहाँ पे, जिस वजह से K पे इसका फर्क पड़ रहा है। ठीक है, आप बताइए ये A का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, व्हाट इज फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ A। इस इक्वेशन को चेक करिए, जब आप टेम्परेचर को बढ़ा के ऑलमोस्ट इन्फिनिटी की तरफ ले जाते हैं, मतलब इन्फिनाइटली हायर टेम्परेचर, इन दैट केस माइनस EA बाय RT को देखिए क्या बनेगा, दिस विल टेंस टू बी जीरो, दिस विल टेंस टू दिस, इसको ऐसा करते हैं EA बाय RT विल टेंस टू जीरो। वाई? बिकॉज EA बाय RT T इन्फिनिटी है तो 1 अपॉन इन्फिनिटी जीरो होता है, तो EA बाय RT टेंस टू जीरो हो जाएगा। EA बाय RT अगर टेंस टू जीरो और एनीथिंग raised to power 0 is 1, so this will tends to 1, that means K will become equal to A। तो A
ए मुझे क्या बताता है, ए मुझे बताता है मैक्सिमम रेट कांस्टेंट दैट यू कैन अचीव एट इनफाइनाइट टेम्परेचर। सो ए का फिजिकल टेम्परेचर क्या सिग्निफिकेंस क्या हुआ, इट टेल्स अबाउट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ के। के का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ के। क्यों, क्योंकि के का मैक्सिमम वैल्यू मैक्सिमम टेम्परेचर पर होगा और आपने टेम्परेचर यहाँ क्या लिया है, मैक्सिमम, क्योंकि इन्फिनिटी लिया। डू यू अंडरस्टैंड? तो ए बेसिकली मुझे बताता है कि मैक्सिमम के का वैल्यू क्या हो सकता है। इसको बोलते हैं प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर या फिर अर्हेनियस कांस्टेंट। इज दैट क्लियर टिल नाउ? बात क्लियर हुई? अब इस एक्सप्रेशन को आप तोड़ मरोड़ के बहुत डिफरेंट तरीके से जो है स्टडी कर सकते हो। देखो कैसे। सो इस एक्सपोनेंशियल को मैं काफ़ी डिफरेंट तरीके से सामने आपके प्रोजेक्ट करती हूँ, क्योंकि आप यहाँ पे ई है तो आप एलन वेलन भी जो है ले सकते हो। देखिए कैसे। तो आपका k इज इक्वल्स टू ए ई रेस्ट टू पावर माइनस ई ए बाय आर टी है बेटा। इसको कर देती हूँ k बाय ए इज इक्वल्स टू ई रेस्ट टू पावर माइनस ई ए बाय आर टी। लेट्स टेक ln बोथ द साइड्स। सो ln k बाय ए इज इक्वल्स टू ln ई रेस्ट टू पावर माइनस ई ए बाय आर टी, और ln और e कैंसिल हो जाएगा, सो दैट टेंस आउट टू बी ई ए बाय आर टी। आई होप यू नो दिस कि ln इज ऑलरेडी लॉग बेस e, तो e रेस्ट टू पावर माइनस ई ए बाय आर टी अगर आप लिख रहे हैं तो आप पावर को बाहर ले जाते हैं माइनस ई ए बाय आर टी, एंड दैट टेंस आउट टू बी लॉग ई ई। और जब ये दोनों चीज़ें सेम होती है दिस टर्न्स टू बी 1। दैट्स व्हाट आई हैव रिटन हियर। दैट मीन्स ln k बाय a is equals to minus ea by rt. Now I can write it as ln k minus ln a. That means देखिए I can write it as ln k is equals to ln a minus ea by rt. So if I draw a graph with ln k versus 1 by t, how is this graph be? So 1 by t is like y equals to mx plus c, where c would be positive but slope would be negative, so this would be a negative slope of minus ea by r, and this intercept would be ln a. So you can have also these graphs also to relate. Now if you say, you can always convert this ln to log also, है ना? So if I convert this to log k is equals to log a, then I have to take like 2.303, so that thing will come here. तो माइनस ई ए बाय 2.303 आर टी हो जाएगा. सो इफ आई ड्रॉ ग्राफ विद लाइक लॉग के and 1 by t, that would be a negative slope with log a as intercept and slope to be minus ea by 2.303 r, right? So that's how you can have like graphical questions also being asked from here. Is that clear till now? बात clear हुई? चलिए एक चीज और यहाँ देखते हैं हम लोग किस तरीके से. Let's say जब टेम्परेचर T1 है तो रेट कांस्टेंट K1 है, जब टेम्परेचर T2 है तो रेट कांस्टेंट K2 है. तो मुझे इसका रिलेशनशिप पता करना है. तो व्हाट आई कैन डू फ्रॉम हेयर इज आई कैन यूज दिस एक्सप्रेशन. इस एक्सप्रेशन से देखिए ln K1 इज इक्वल्स टू ln A माइनस EA बाय RT1 कर सकती हूँ, और ln K2 को लिख सकती हूँ ln A माइनस EA बाय RT2. ठीक, अगर इन दोनों इक्वेशंस को मैं सब्ट्रैक्ट करूँ तो देखिए क्या बनेगा. ln K1 माइनस ln K2 इज इक्वल्स टू ln A, ये कैंसिल हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो EA बाय R 1/T2 माइनस 1/T1 हो जाएगा ना. और आप इसे ln को क्या लिख सकते हैं, ln K1 बाय K2, तो जिसको मैं log में बदल देती हूँ तो log K1 बाय K2 EA बाय 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2. तो अगर आपको टेम्परेचर्स का वैल्यू दे दिया गया है T1 और T2 का, और बोला जाए K1 दे रखा है K2 निकालो और एक्टिवेशन एनर्जी दे रखा है, यू कैन ऑब्वियसली यूज दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन, राइट. सो दैट इज व्हेन योर एक्टिवेशन एनर्जी सेम एंड टेम्परेचर और K के बीच में आप रिलेशनशिप यूज कर रहे हैं, तो आप ये एक्सप्रेशन भी जो है इस्तेमाल कर सकते हैं. यहाँ तक बात क्लियर हुई बच्चों? चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट. सिमिलरली एक चीज मैं यहाँ पे बताऊं, आप लोगों ने पढ़ा होगा कैटलिस्ट के बारे में. कैटलिस्ट क्या करता है, व्हाट एक्चुअली कैटलिस्ट डज.
कैटलिस्ट बेसिकली, अगर मैं पॉजिटिव कैटलिस्ट की बात करूं, हालांकि नेगेटिव कैटलिस्ट भी होता है, बट 95% कैटलिस्ट आप कौन सी यूज करते हो? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या होते हैं? दे इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। वो रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे कार्य कर देते हैं? इंक्रीज कर देते हैं। हाउ डू दे इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन? व्हाट इज द मैकेनिज्म? कैटलिस्ट क्या करता है? कैटलिस्ट के बारे में थोड़ा सा लिखिए आप। कैटलिस्ट प्रोवाइड्स अ ऑल्टरनेटिव पाथ of lower activation energy. They always provide an alternative path for lower activation energy, and therefore they increases K. वो K को बढ़ा देते हैं। कैसे? क्योंकि ये एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देते हैं? ये एक ऐसा पाथवे, रिएक्शन को एक डिफरेंट पाथवे से ले जाते हैं जिसका एक्टिवेशन एनर्जी कम हो। मतलब लेट्स से आपका एक रिएक्शन इस तरीके से प्रोसीड कर रहा है जिसका एक्टिवेशन एनर्जी EA है, EA। तो जब आप कैटलिस्ट डालेंगे तो वो उसे कुछ की और पाथ से ले जाएगा जिसका आप एक्टिवेशन एनर्जी देखेंगे वो काफ़ी कम होगा, ये इतना होगा। इसको मैं बोल देती हूँ EAC, इससे बोल देती हूँ EAU। तो कैटलाइज रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी हमेशा कम होता है अनकैटलाइज्ड रिएक्शन से। मतलब रिएक्शन सेम होता है, सब चीज़ें सेम होती है, टेम्परेचर भी सेम होता है, वो सिर्फ एक डिफरेंट पाथवे दे देता है जिसका एक्टिवेशन एनर्जी कम होता है, हेंस रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि K इज इक्वल टू A e⁻ माइनस EA/RT है ना बेटा। तो अगर EA डिक्रीज होगा तो E⁻ बढ़ जाएगा, क्योंकि नेगेटिव साइन है तो K का वैल्यू भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि वो एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करता है जिस वजह से रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है। और वहीं पे अगर एक नेगेटिव कैटलिस्ट लूँ तो वो रेट ऑफ रिएक्शन को स्लो करेगा, मतलब वो एक ऐसे पाथवे से ले जाएगा जिसका एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगा? ज़्यादा होगा। हालांकि हम मेजरली कैटलिस्ट को यूज़ इसलिए करते हैं ताकि मैं रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा सकूँ, बट इन अ केस बता रही हूँ कि अगर कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें मुझे नेगेटिव कैटलिस्ट भी डालना पड़ता है, जैसे क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीडेशन, आप पढ़ेंगे आगे जाके। जब क्लोरोफॉर्म होता है, जैसे वो एरियल ऑक्सीडेशन करके फॉस्जीन दे देता है, गैस होती है फॉस्जीन विच इज पॉइजनस एंड कैन कॉज डेथ। तो सपोज सोचो आप किसी को किडनैप करने गए, आपने हैंकी में क्लोरोफॉर्म डाला बट क्लोरोफॉर्म ऑक्सीडाइज हो गया था, तो वो एक्चुअली क्लोरोफॉर्म ना आके फॉस्जीन बन जाएगा और वो बंदा बेहोश नहीं होगा, वो मर जाएगा और तुम सीधा जेल में जाओगे, है ना। तो ये वो चीज़ है कि अगर आप क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीडेशन नहीं होना चाहते, आप उसमें नेगेटिव कैटलिस्ट डाल देते हो। अल्कोहल एक्ट एज अ नेगेटिव कैटलिस्ट, और नेगेटिव कैटलिस्ट क्या करता है? वो जो ऑक्सीडेशन की रिएक्शन है उसको डिफरेंट पाथवे से ले जाएगा ताकि उस पाथवे का एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा हो और रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाए। और पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करेगा? एक ऐसे पाथवे से ले जाएगा जिसका एक्टिवेशन एनर्जी कम हो और रिएक्शन का रेट क्या हो जाए? बढ़ जाए। डू यू अंडरस्टैंड द पॉइंट टिल नाउ? बात क्लियर होगी बेटा? तो ये होते हैं मेरे कैटलाइज अनकैटलाइज रिएक्शन। तो सोचो रेट कांस्टेंट K1 है जब एक्टिवेशन एनर्जी U है, मतलब अनकैटलाइज्ड रिएक्शन है, और रेट कांस्टेंट K2 हो जाएगा जब कैटलाइज्ड है, मतलब EAC हो जाएगा, कैटलाइज्ड रिएक्शन है। और कैटलाइज्ड रिएक्शन और अनकैटलाइज्ड रिएक्शन का टेम्परेचर हम लोगों ने सेम कर रखा है, टेम्परेचर T है। तो आप लिख सकते हैं K1, एक तरीके से आप लिख लो ln K1 इज इक्वल टू ln A माइनस एक्टिवेशन एनर्जी अनकैटलाइज्ड बाय RT, और ln K2 इज इक्वल टू ln A माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ कैटलाइज्ड बाय RT, isn't it? And then of course you can subtract these two, so that turns out to be ln K1 माइनस ln K2, ln A कैंसिल हो जाएगा और सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका आ जाएगा एक्टिवेशन एनर्जी कैटलाइज्ड बाय RT minus activation energy uncatalyzed by RT, that would be activation energy catalyzed minus activation energy uncatalyzed by RT, common हो गया, right? And you can make it like ln K1 by K2 is equals to activation energy catalyzed minus uncatalyzed by RT. You can have this expression. तो डिपेंड करता है आपको क्या क्या वैल्यूज दी है, आप इन एक्सप्रेशंस को जो है चेंज कर सकते हो। डिफरेंट काइनेटिक, डिफरेंट एक्टिवेशन एनर्जी, सेम टेम्परेचर, सेम एक्टिवेशन एनर्जी, डिफरेंट टेम्परेचर, एंड देन यू कैन चेक कि हाउ K इज गेटिंग वेरिड। इज दैट क्लियर बेटा? तो ये हमारा जो है अर्हेनियस कांस्टेंट है, अर्हेनियस इक्वेशन है, जो मुझे समझाती है कि टेम्परेचर के साथ कि K का क्या रिलेशन है, और K के साथ ऑब्वियसली रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली रिलेटेड है। तो टेम्परेचर बढ़ेगा
तो K बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि माइनस A/RT का जो वैल्यू है वो बढ़ जाता है। सिमिलरली अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम होगा तो भी मेरा K जो है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि अगेन माइनस A/RT का वैल्यू जो है बढ़ जाता है। और अगर K बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो सकता है बेटा? इंक्रीज हो सकता है। इज दैट क्लियर टिल नाउ? तो यहाँ तक ही आप लोगों को करना था, इस तरीके से मैं बोलूँ मेंस और नीट लेवल पे इन केमिकल काइनेटिक्स। बट आई विल टेक वन मोर क्लास ऑन केमिकल काइनेटिक्स टू एक्सप्लेन कि एक तो ये बायोमोलिकुलर रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है, and then we will also do some questions and I will basically tell you people a little bit more about basically this what we call as nuclear chemistry। हालांकि न्यूक्लियर केमिस्ट्री आपका करिकुलम का पार्ट है no matter what, but you will be doing nuclear chemistry in your physics के क्लास 12th में न्यूक्लियर केमिस्ट्री एक टॉपिक है जो फिजिक्स के सर आपको ऑब्वियसली कराएंगे, सर मैम वो जो भी हैं वो आपको कराएंगी, ठीक है। और न्यूक्लियर केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी है वो मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करूंगी। केमिस्ट्री में कितना, बाकी आप जो डिटेल है उसका फिजिक्स में ज़रूर पढ़ेंगे, ठीक। तो यहाँ पर हम ऑलमोस्ट पूरा और कह लीजिए 99% चैप्टर फिनिश कर रहे हैं। ओनली 1% आई विल टेक वन मोर क्लास, अ क्वेश्चनर क्लास टू एक्सप्लेन यू मोर अबाउट केमिकल काइनेटिक्स एंड न्यूक्लियर केमिस्ट्री। क्लियर होगी बात?